शुक्रिया बैठ जाएं। शिक्षा के बलबूते पे कानून की पढ़ाई करके और कानूनी दावपेच में घुसकर ये दिखाया है कि आदिवासी से हमें लोकतंत्र कैसे चलाना है सीखना चाहिए। और इसी के अवसर पे आज का पहला बगीचा में पहला स्मृति व्याख्यान का आयोजन कर रहे हैं। इसके स्वागत भाषण के लिए मैं फादर टोनी को आमंत्रित करती हूँ। कृपया तालियों से उनका स्वागत करें। सभी साथियों को जोहार। और इस स्मृति व्याख्यान में भाग लेने के लिए, सुनने के लिए आए हुए सभी साथियों को हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग अपना समय निकाल के आए और हम लोग, जैसे दीप्ति ने कहा, हम लोग ये स्मृति व्याख्यान बगीचा में शुरू कर रहे हैं। इसके बाद भी और भी बहुत सारे हमारे इतिहास के आदिवासियों के संघर्ष के दौरान जो लीडरशिप दिए थे झारखंड के जनता को, उनके बारे में हम और भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने का प्लान है। और जयपाल सिंह मुंडा जी के बारे में हम लोग डॉक्टर जोसेफ से सुनेंगे, लेकिन उनके मैं कुछ नोट बनाया था, लेकिन सारा चीज मैं नहीं बताऊंगा। उनका जन्म टकरा में हुआ था। टकरा यहाँ पर है, खूंटी जिला में। अभी यहाँ से 20 किलोमीटर दूर होगा। हम लोग, हमको लगता है 2021 में वहाँ पर एक वर्कशॉप किए थे, तो वहाँ पर उनका घर है। और जयपाल सिंह मुंडा बचपन में उनका हाई स्कूल सेंट पॉल स्कूल से किए थे, रांची से। और 1918 में मैट्रिक पास करने के बाद में वे इंग्लैंड चले गए वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद में फिर वहाँ हॉकी में उनका इंटरेस्ट रहा, बहुत सारे चीज में उनके इंटरेस्ट थे और बहुत सारे फील्ड में वो एक्सलेंट अपने आप को करके दिखाए। जैसे हॉकी में तो बहुत इंटरेस्ट थे। हॉकी, भारत के हॉकी टीम का कप्तान बने। उसके साथ साथ में वो स्पोर्ट्स के बारे में लिखते थे और स्पोर्ट्स सोसाइटी का प्रेसिडेंट बने। हम कुछ चीज बोलते, लेकिन बहुत सारे चीज है। हाँ, इनके बारे में एक किताब है, आदिवासी डोम बोल करके, A.K. अश्विनी ने लिखा है। और उसमें से उसका कुछ समरी दिया हुआ था गूगल में, उसमें से हम कुछ नोट किए थे। लेकिन अभी हम उनके बारे में सुनने जा रहे हैं, इसलिए सारा चीज मुझे नहीं पता क्या क्या बोलना है। बहुत सारा है, 2-3 पेजेस है। हाँ, लेकिन ये बात समझ लीजिए कि ये बहुत महान नेता थे और आदिवासियों, उन्होंने अपने जीवन में भी खुद आदिवासी होने के नाते बहुत सारे भेदभाव का भी अनुभव किया है। यद्यपि वो बहुत बहुत प्रभावशाली और प्रतिभाशाली रहे हैं, फिर भी उनको, जैसे हम लोग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में सुनते हैं, उन्होंने भी वे बहुत विद्वान थे। लॉ में, इकोनॉमिक्स में सब उनका डॉक्टरेट था। लेकिन उनको
ऑफिस में काम करते समय में अपने देश में और अपने लोगों के ऊपर जो अत्याचार और भेदभाव होते देख करके सहा नहीं किया, इसलिए उन्होंने भी आंदोलन शुरू किया था। उसी तरह जयपाल सिंह भी बहुत ही महान नेता थे, लेकिन उनके बारे में हम इतिहास में बहुत कम चीजें देखते हैं। और इस मेमोरियल लेक्चर शुरू करने का एक उद्देश्य यह भी है कि हमारे झारखंड के आदिवासी युवक युवतियों और बच्चों को अपने सिलेबस में अपने जो अपने अधिकार के लिए जो लोग लड़ाई किए हैं उनके बारे में बहुत कम पढ़ने को मिलता है। एक कहावत है, अफ्रीकन कहावत, जब तक शेर को अपना इतिहास लिखने का अवसर नहीं मिलता है, तब तक वो जो हंट जो शिकार है ना, शिकार की कहानियां शिकारी के महत्व को केवल दिखाएगा। हाँ, जब शेर तो बहुत, हम शेर बोलते ही हम जानते हैं वो जंगल का राजा है, लेकिन जब तक शिकार करने वाले उनका इतिहास लिखेगा तब तक शेर की बात नहीं निकलेगा। इसलिए हम इस व्याख्यान के द्वारा ये शुरुआत करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और हम लोगों को अपने झारखंड में जो शेर हैं उनके बारे में लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि झारखंड के बच्चों को, आने वाले पीढ़ी को अपने अधिकार के बारे में और आदिवासियों के पक्ष में जितने भी कानून हैं उनके लिए विशेष कानून और संवैधानिक प्रावधान जो बना है, उन सब कानून और प्रावधानों के पीछे एक बड़ी लंबी संघर्ष की कहानी है। वो संघर्ष की कहानी हम लोगों को पता नहीं है, इसलिए इस तरह के जो मेमोरियल लेक्चर के द्वारा इन कहानियों को हम और अधिक लोगों के पास लेके आना चाहते हैं। उस उद्देश्य से इस मेमोरियल लेक्चर में हम भाग लेंगे और आशा करेंगे कि जो सुनेंगे, बहुत सारे जवान लोग हैं यहाँ पे, सब इसको अपने इतिहास को जानेंगे और भी इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए इच्छुक होंगे, जिज्ञासा बढ़ेंगे। और आज के दिन में डिजिटल युग है तो गूगल में बहुत सारे चीज मिलता है, लेकिन लोग गूगल में जो भी मिलता है वो सब अच्छा नहीं है, लेकिन उसमें से जो सही शोध के द्वारा जो चीजें आया है उसको पढ़ेंगे और अपना ज्ञान अपने इतिहास के बारे में बढ़ाएंगे। इस उद्देश्य से हम फिर से आप सबों को हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। अभी दीप्ति आपको बताएंगे आगे क्या करेंगे हम लोग कैसे। हम डॉक्टर जयपाल सिंह मुंडा स्वयं की आवाज़ और सुन सकते हैं, और उसके बाद दूसरी वीडियो हम देखेंगे जो जयपाल सिंह मुंडा पे कमेंट्री है, उनके खेल रुचि और उनके चरित्र के बारे में। Representing the Aboriginal community of Sri Lanka. I want to say a few words to congratulate Dr. Rajendra Prasad, especially on behalf of the tribal members of this Constituent Assembly. So far as I have been able to count, we are only 5. We are millions and millions, and we are the real owners of India. It has recently become the fashion to talk of quit India. I do hope this is only a stage for the rehabilitation, for the resettlement of the real people of India. Let the British quit, then after that, all the later comers, later intruders quit. Then they will be left behind only the original people of India. We are indeed very glad that we have Dr. Rajendra Prasad to be the permanent chairman of this assembly. We tribals feel that as he belongs to a province where there is, in the southern portion of it, the most compact
Aboriginal area in the whole of India perhaps, that we, in presenting our case, will at least get a sympathetic hearing from him. I do not wish to say anything about his merit, they are already too well known. But let me end by saying that we hope the rest of the House, while he is giving us his sympathy, will also reciprocate with him. मैं सेवानिवृत्त एकेडमिक हूँ, लोकल हूँ यहाँ, कोई इंटरनेशनल नेशनल कुछ नहीं, यहाँ लोकल हूँ। बगीचा से कुछ ही दूर में रहता हूँ, कोई 12-13 साल से मैं रहता हूँ। मुश्किल समय में आप लोगों ने मुझे यहाँ के लेक्चर के लिए बुलाया है। टोनी आपने मुझे कोई सप्ताह भर पहले कांटेक्ट किया और आपका निमंत्रण को ना नहीं बोला जा सकता है था। हालांकि त्यौहार का माहौल था, तैयारी बहुत कुछ जितनी होनी चाहिए थी नहीं हो पाई। कोशिश करूँगा मैं जो थोड़ा बहुत तैयारी की उसके आधार पर सेंस करने के लिए। देखिए ये जयपाल सिंह, गूगल में आप चाहेंगे बहुत सारे जानकारी आपके पास मिलती है। टोनी जी अभी कुछ बता रहे थे हमारे उनके बारे में। इतिहास वो नहीं है, विचार सोच कैसे बनता था और खासकर आदिवासियों के संदर्भ में कैसे बनता था उसको देखने की जरूरत है। वो टकराते हुए हम जो है क्यों लोग इस साल को यह हुआ उसके अगला साल यह हुआ, वो उसको हम इतिहास नहीं मानते। वो स्टोरी है, स्टोरी और हिस्ट्री पे बहुत फर्क है। मैं कोशिश करूंगा कैसे विचार आदिवासी समाज के लिए काम करते थे, क्या विचार कैसे विचार होते थे, और साथ में जयपाल सिंह का क्या। देखिए जयपाल सिंह के बारे जब भी बात होती है खेल को हम याद करते हैं, अनायास ही हम खेल का उनका योगदान को याद करते हैं। बहुत बड़ा योगदान है, उसको नहीं बुलाया जा सकता। दूसरी चीज जो हम याद करते हैं शिक्षा, शिक्षा पे उनका जो है जो अचीवमेंट था उसको याद करते हैं। झारखंड गवर्नमेंट ने 2-3 साल पहले कुछ स्कॉलरशिप भी किया, लेकिन आदिवासियों के लिए क्या किया ये एक इसको हम लोग सोचने का प्रयास नहीं करते। महान आदमी थे, क्या महान आदमी थे, क्वेश्चन मार्क, कैसे महान थे, इसको हम थोड़ा सा खरोच के देखने की कोशिश नहीं करते। जब भी जयपाल सिंह को दुख की बात है, झारखंड के शुरुआत करने वाले नेता थे। स्टेट गवर्नमेंट अभी तक कोई ऑफिशियल कार्यक्रम जयपाल सिंह के नाम पर नहीं करता, और नेता और सामाजिक कार्यकर्ता अगर कुछ फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो फंक्शन जो है देखिए कोई बड़े नेता नहीं आते। आज का फंक्शन में सुबह न्यूज़पेपर देख रहा था, क्या क्या कार्यक्रम है, वो लोकल नेता जिनका कोई बहुत बड़ा ओहदा नहीं है पार्टी वगैरह में, शर्म की बात है। तो ये जयपाल सिंह का ये बड़ा विडंबना है कि जयपाल सिंह को जो हम इतना बड़ा आदमी कहते हैं लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं जानते। देखिए मेरा अपना मेरे बहुत बड़ा, जब टोनी ने मुझे अप्रोच किया
एक वजह ये था कि जयपाल सिंह को जो मैं का लेक्चर के लिए मैं नहीं रोक सकता था, क्योंकि वो मेरे आदर्श रहे। उनका लेखन को जरा पढ़िए कभी। अंग्रेजी जो लिखी जाती है, असल अंग्रेजी वही लिखी जाती है। उनके स्टाइल जो है लिखने का, एक जर्नलिस्ट है वो, बहुत अच्छा क्लियर अंग्रेजी की थी की। दूसरा जो है उनका बोलने का तरीका, कुछ आप लोगों ने सुना है, बहुत अच्छा था। मास्टरी अंग्रेजी में कुछ उनके लेखन कुछ मुझे देखने को मिले। अंग्रेजी में अभी भी सीखता हूँ, बहुत सीखने की कोशिश करता हूँ। एक शब्द जो मुझे हाल ही में मिला उनका अंग्रेजी कितना एडवांस था वो मैं देखने की कोशिश करता हूँ। डिक्शनरी जनरली कोई भी शब्द होने से अभी भी मैं डिक्शनरी चेक करता हूँ, कहीं नहीं मिलने लगा। वेस्टर्न डिक्शनरी में जब देखने लगा तब मुझे मिला मुलेक्टिंग, किसी से जो है एक्सट्रैक्ट कर लेना, छीन के ले लेना, वो शब्द यूज करते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी डिक्शनरी में नहीं मिला। तो एक ओरिजिनल एक जो है जिनका एक अंग्रेजी का जो है रीजन जो थी वो उनके भाषा में मिलती। तो कई सारे ऐसे एक उदाहरण मैं दे रहा था। मैंने कहा कि वो हमारे बहुत बड़े आदर्श हैं। बचपन में मेरे बड़े भाई थे, मैं गांव से था, लेकिन गांव में जयपाल सिंह को लोग जानते थे। मैं भी स्कूल में जब पढ़ता था तो मेरे भाई बताया करते थे कि जयपाल सिंह थे, ऑक्सफोर्ड में पढ़े थे। मेरा सपना था मैं भी कभी ऑक्सफोर्ड पहुंचूं। सपना साकार नहीं हो पाया, लेकिन ऑक्सफोर्ड पहुंचने की मेरी इच्छा बहुत प्रबल थी, कोशिश भी किया था कह लो। लेकिन हमारे जैसे बहुत उनके आदर्श थे। देखिए, कुछ सालों से मैं, कुछ महीनों से बल्कि जयपाल सिंह के बारे में काफी कुछ पढ़ता रहा। उसके पहले सत्संग में मेरा कैरियर जो है एकेडमिक का रहा है। समझिए कोई 40 साल से मैं जब भी जो है जयपाल सिंह को कुछ मिलता है तो मैं पढ़ता हूँ। और अभी हाल ही में कुछ मटीरियल मिले। फादर मरियानुस यहाँ बैठे हुए हैं, देखा उनका लाइब्रेरी में गया तो कुछ अच्छे सामग्रियाँ मिली तो खूब पढ़ने का मौका हुआ। अब कितना मैं ऑर्गेनाइज करके आपके सामने रख पाऊंगा पता नहीं, समझ में नहीं आएगा, मुझे प्लीज बताइएगा तो मैं कोशिश करूंगा। देखिए, शुरुआत करें कि आदिवासी समस्या क्या है। आदिवासी पना या क्या है, आदिवासी क्वेश्चन क्या है। क्योंकि जयपाल सिंह को सबसे पहले जाना जाता है आदिवासी समस्या को राष्ट्र के सामने, राष्ट्र के पर्दे में। आदिवासी की बात कोई नहीं करता था, दलितों की बात होती थी। दलितों की बात होने लगी आपका जो है 19वीं शताब्दी के आखिरी में फूले अम्बेडकर, दलितों का मामला जो है देश के सामने बड़ा हुआ था। कांग्रेस के अंदर ही एक सोशल रिफॉर्म करके जो एजेंडा था, बहुत बड़ा कास्ट में बहुत बड़ा मुद्दा था। आदिवासियों की कोई बात नहीं करता था। जब शुरुआत हुआ आदिवासी क्वेश्चन पहली बार 1920 के लगभग राष्ट्रीय आंदोलन में आया, तब भी वो बहुत दबा हुआ एक सवाल था। आदिवासी कौन है, क्या होना चाहिए। सब इतना बोलते थे कि शोषण बहुत होता है आदिवासी, दबे हुए लोग इतनी सब बात करते थे। कैसे दबे हुए हैं, इसका निदान क्या है, राष्ट्र के सामने क्या एजेंडा हो सकता है, इसकी बात कोई नहीं करता था आदिवासियों के बारे में। जयपाल सिंह ही एक थे जिन्होंने इस दबे हुए सवाल को उजागर किया। तो देखिए, आदिवासी जैसा आप लोग यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता अधिकतर है, जानते हैं कैसा वो समस्या जो अभी है वही समस्या पहले थी। आदिवासी जैसे हम लोग जानते हैं
हर समय हमें आजकल तो बहुत बड़ा डिबेट चला हुआ है, सरना नॉन सरना, क्रिस्तान, न्यूज़पेपर खोलने से पता चलता है। आदिवासी एक विशिष्ट संस्कृति, कोई बड़ी संस्कृति का पार्ट नहीं है, उसका अंश ना होके ये विशिष्ट अलग संस्कृति है। उनका सब अपना सिस्टम जो है, जीने का तौर तरीका, फिलॉसफी, सब कुछ अपना है। अब जब भी हम आदिवासी को समझने की कोशिश करते हो, हमारा सोशल साइंस में बहुत बड़ा डायलेमा है, बहुत बड़ा डायलेमा है। जब भी हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, बड़े बड़े सोशियोलॉजिस्ट इस ट्रैप में फंस जाते हैं, इस दुविधा में फंस जाते हैं। बोलते हैं कि नहीं, आदिवासी तो वही हिंदू के पार्ट है, भाई कोई हिंदू जब उन्नत हो जाएंगे वो भी हमारे समान हो जाएंगे। इस किस्म का परसेप्शन, इस किस्म का समझदारी। और ठीक है, जब जो है वो पढ़ लिख के थोड़ा हमारा प्रयास होगा कि हम उनको जो है आगे बढ़ाएं। जब वो सशक्त हो जाएंगे, वो भी पढ़ लिख के थोड़ा एम्पावर्ड हो जाएंगे, समस्या जो है विलीन हो जाए। इस किस्म का घिसा पिता सवाल जो आदिवासियों के बारे में सोच जो है आदिवासियों के बारे में बढ़ी। जयपाल सिंह इसको नकारते हैं और बहुत पावरफुल तरीके से नकारते हैं। देखिए, जहां तक ये स्वतंत्रता के पहले जयपाल सिंह आते समय वही समस्या जो आज कभी मार्जिनलाइजेशन जो है आदिवासी दिनों दिन बढ़ता जा रहा था, दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। क्या था ये सवाल? क्या था? ये जयपाल सिंह ने शुरू किया, जबकि जयपाल सिंह के बारे में बहुत सारे टीका टिप्पणी जो है होते हैं, उसमें बस अचानक से आदिवासी मुद्दा बना जिसको उन्होंने ऐसा समझा जाता है। ऐसा नहीं, एक समस्या का उजागर होना शुरू हो गया था, जागरूकता बढ़ी हुई थी। जयपाल सिंह उसमें एक बड़ी कमी थी, जिस किस्म का उनका आर्टिकुलेशन था, जिस किस्म का उनका पहल था, बहुत बड़ा था। ये देखिए एक बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़े इंसान थे वो। अभी हम लोग केवल आदिवासी सवाल पर ही उसको पहले जानते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए पार्लियामेंट में एक उनका रोल जो है, जब ये बोलने को उठते थे तो लोग जो है सजग हो जाते थे। ये मेरा बढ़ा चढ़ा के बोलने की बात नहीं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें देखने को मिले, उसमें लिखा हुआ है जब भी जयपाल सिंह होते थे सब ध्यान से सुनते थे, तो बोलने के स्टाइल में करते। जकड़ जो है समस्याओं को की बहुत अच्छी नोटेड पार्लियामेंटेरियन। और देखिए अंग्रेजी इस देश में बहुत बड़ी चीज, अंग्रेजी की इस किस्म का मास्टरी थी। नेहरू से इनकी दोस्ती बहुत थी। नेहरू से 53 में यहाँ कोई विजिट में आए, यही जो है जहाँ जिसको हम लोगों ने धसा दिया, आजकल KFC खोल दिया वहाँ पर वहाँ पर जयपाल सिंह रहते थे, नेहरू वहाँ आए हुए थे। उनका ऑटोबायोग्राफी आप पढ़ेंगे तो देखेंगे, जब कभी कोई प्रॉब्लम होता था, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, नेहरू के पास उनका एक्सेस था। अंग्रेजी कैम्ब्रिज से प्रोडक्ट थे नेहरू, ये ऑक्सफोर्ड के थे। तो इस देश में अंग्रेजियत बहुत बड़ा रिलेशनशिप बनाता था। तो लेकिन वो जो पार्लियामेंट में वाइस प्रेसिडेंट लेवल और प्राइम मिनिस्टर्स लेवल करके टीम बनाए थे, क्रिकेट की लोग धोती पहन के खेलने वाले होते थे। धोती पहन के जो पार्लियामेंट में जो बैठते थे, खासकर CPI और पुराने कांग्रेसी,
उनको पतलून पहना के पहले बार उन्होंने क्रिकेट मैदान में उतारा, उनको ट्रेनिंग दिया और उन्होंने जो है क्रिकेट मैच की शुरुआत की। एक पार्लियामेंट में ट्रेडिशन, ठीक है, हम जो है आपस में गुफ्तगू करते रहते हैं पार्लियामेंट में, लेकिन साथ में कैसा एक हेल्थी डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन होना चाहिए, उसका नींव डालने में बहुत बड़ा रोल था। सबसे मिलते थे। एक पार्लियामेंट का ये लोकसभा का जनरल सेक्रेटरी था, उनका कहना था कि इज फ्रेंड ऑफ एनिमी ऑफ नॉन, फ्रेंड्स ऑफ ऑल। सबसे मिलते जुलते थे। तो एक पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन, डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन बनाने में उनका बहुत बड़ा रोल था। ये तो हुआ, लेकिन जैसा हमने कहा कि आदिवासी समस्या को देश के पटल में रखना, एक जो है एक समस्या के रूप में रखना, देश के निर्माण में ये उनका सबसे बड़ा योगदान है। लेकिन देखिए, उनको इतिहास में जगह नहीं देना एक चीज है, जगह नहीं देना तो एक चीज है, लेकिन उसके साथ में जो बदनाम किया गया है। यहाँ पर सब हम लोग पढ़ते हैं, कई बार इतनी पॉपुलर पढ़ी जाती है, रांची के किताबों की दुकान पे दुकानों में मिलती है, बलबीर दत्त की किताब, उसको पढ़ी जाए। डिफेम किया गया है, उनको बदनाम किया गया है कि फेल पॉलिटिशियन, वाइसेस के साथ थे, उनकी बहुत सारी कमजोरियां थी। मैंने भी वो अपने स्टूडेंट टाइम पे पीते उठते नहीं थे, बाद में उनको पिया करा और बहुत सारी चीजें बोला गया, लेकिन वो अपने ऑटोबायोग्राफी को उसको ध्यान से पढ़िएगा, बहुत डिसिप्लिन थी वो सब चीजों में की जो है, जो फ्रेंडशिप जो है ड्रिंक वो सब बिल्कुल डिसिप्लिन, खेल, पढ़ाई। तो लेकिन यहाँ तक आदिवासी समस्या को जो इतना बड़ा काम किया उन्होंने देश के साथ, तब समस्या को रखा, आर्टिकुलेशन उसको एक जो है जो क्रेडिट देना चाहिए, उसको न दे के उसको जो है बदनाम किया जाए, फेल पॉलिटिशियन। और ये भी कहा जाता है कि ये जो है कम्युनल एजेंट, मुस्लिम लीग के एजेंट थे, उनको ये भी कहा जाता है देशद्रोही थे। देशद्रोही इस माने में कि जो है, चूंकि वो जो है वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश का साथ दिया था। जयपाल से अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं, ध्यान से देखिए करते बोलते हैं कि जो कि देखिए हमारे पास ना फंड है ना कुछ, मेरा पार्टी चलाना है, अपने कुछ वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट देने के ख्याल से उन्होंने ये किया था। और उनका कहना था कि सब बकवास है, ब्रिटिश के साथ हम खड़े हुए, लेकिन वही बिरला, वही बजाज, बिरला और बजाज जानते हैं गांधी के बहुत बड़े फाइनेंसर थे। वो वॉर का जो कंट्रैक्ट, वॉर बहुत बड़ा बिजनेस का स्रोत था, वॉर का जो कंट्रैक्ट, विश्व युद्ध का जो कंट्रैक्ट आया था, सब उनको कंट्रैक्ट देने के पैसे कमा रहे। ये कहाँ का देशद्रोह है, कहाँ का देश विरोधी ये हुआ अगर वो ब्रिटिश का साथ कर रहे हैं। चूंकि उनको बिहारी कांग्रेस जो था उनको बहुत परेशान करते थे, हर किस्म का आएंगे उसको, लेकिन बिहारी कांग्रेस उनको दबाने के लिए हर किस्म का साजिश, हर किस्म का उनके रास्ते में अड़चन करते, तो इसलिए उनको उनके साथ होना था। वो स्ट्रेटेजी के तहत, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के तहत, जहां तक आइडियोलॉजी की बात, उनका कोई आइडियोलॉजिकल एग्रीमेंट कम्युनलिज्म से, मुस्लिम लीग से नहीं था। अच्छा, थोड़ा उनके बैकग्राउंड को हम आगे बढ़ने के पहले थोड़ा सा हम उनके बैकग्राउंड, जो भी जिसके पहले मैं ये बता दूं कि जो भी जयपाल सिंह के बारे में जो लिखते हैं, लिखे हुए जो भी बड़े बड़े नाम जयपाल सिंह को जरूर याद करते हैं। आप काशी गुहा की बात ले लीजिए, जो है कि सुरेश सिंह की बात लीजिए, बड़े बड़े नाम जो है, नंदी सुंदर को ले लीजिए, कोई भी 20वीं शताब्दी के मध्य में आदिवासी इतिहास की बात करते हैं, उसमें एक मेंशन जरूर करेंगे, लेकिन क्या एक्जैक्टली उनका रोल है उसको कोई ये नहीं करता। तो इतिहास की ये बहुत बड़ी
क्या बोलेंगे कि जो है कमी है कि जयपाल सिंह को कोई जगह नहीं दी। देखिए 1939 में वो पॉलिटिक्स में आते हैं, कोई ट्रेनिंग नहीं था उनका, कोई बैकग्राउंड नहीं था, एक हम्बल बैकग्राउंड था, एक मुंडा, एक गांव का, उस समय का एक मुंडा गांव को आप याद जान सकते हैं। मैं तो उनका गांव गया हूँ, कैसा गांव है, तो बहुत चेंज हो गया। उनका घर अभी भी गिरा हुआ, वो दीवार अभी भी है, उनका घर का दीवार अभी भी पड़ा हुआ है, लेकिन एक धरोहर के रूप में उसको कोई मेंटेन करने की, उसी के जगह में किसी और बड़े नेता की बात होती है तो समझ लीजिए क्या क्या होता है। उस दीवार को रखने के लिए उसका दीवार पड़ा हुआ है, मिट्टी का घर। तो पहले मिट्टी का घर बहुत मजबूत हुआ करता था, ईंट से भी मजबूत होता था, वो अभी भी है। लेकिन एक उस मुंडा गांव से आके टकरा से आके देखिए, एक रियल हीरो के रूप में पहली बार जो है 1928 में आते हैं। समाज के लिए करीब करीब वो खो गए थे, और देखिए उसके बाद जो है ऐसा परिस्थिति हुई कि जो है आप वो 1949 में जो एक नेता के रूप में उभरते हैं। स्कूल और कॉलेज में देखिए उनका एक जो है बहुत ब्राइट करियर था, जैसा मैंने बताया, बड़ा डिसिप्लिन। और एक चीज में जैसा हमारे जमाने तक तो हम भी जो बचपन में पढ़ते थे स्कूल कॉलेज में, तब अच्छे स्टूडेंट किसको माना जाता था? पढ़ाई में अच्छा हो, जो हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल इनमें भी अच्छा हो, जो दौड़ने में अच्छा हो, टैलेंटेड स्टूडेंट हम लोग वही समझे जाते थे। वो ट्रेडिशन पहले का था, और जयपाल सिंह यही थे। जयपाल सिंह तो और ही ज्यादा डिबेटिंग, घुड़सवारी, क्रिकेट, ये जो क्या थे, ये पटौदी उनके कंठस्थ थी, तो क्रिकेट में। और उनका जो टैलेंट के वजह से ही जो है यहाँ से उनको ले गया था, उनके टीचर जो ले गए थे ऑक्सफोर्ड। और ऑक्सफोर्ड में जो है उनके एक्टिविटी जो है सब दिखाता है। वहाँ का कॉमन रूम जो था, जो एक बहुत बड़ा पोस्ट हुआ करता था स्टूडेंट टाइम में, सेंट जॉन्स ऑक्सफोर्ड में, उस कॉमन रूम का प्रेसिडेंट बनना बहुत बड़ा प्रेस्टीज की बात है। एक पहला नॉन वाइट, नॉन ब्रिटिश। उसके बाद जब कैरियर में आए, ट्रेनिंग उनकी ऑक्सफोर्ड की, वैसे एलीट लाइफ स्टाइल था, एलीट कैरियर था। जो पहला जो उनका जॉब आया इधर कोलकाता में, डच गवर्नमेंट में, उसमें वो अंग्रेजों के लिए ही रिजर्व होता था, एक लेवल का पोस्ट होता था ना, उसमें जो है तो अंग्रेज ही जा सकते थे, दूसरों के लिए वो सवाल नहीं होता था। अपने टैलेंट के आधार पर वो उनको पोस्ट मिला था। नंबर 2 पोस्ट उनको मिला था प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज, अचीमोटा, खाना, गोल्ड कोस्ट उस समय बोलते थे। उनका रिकमेंडेशन जो था मिला था एक एजी फ्लेचर करके, जो है बहुत नामी मिशनरीज है। मिशनरीज का डिफरेंट तरीके थे, डिफरेंट कैटेगरीज थे। एक लेवल के मिशनरीज थे, ऑक्सफोर्ड में ही पढ़ते थे, अच्छे यूनिवर्सिटी में ही पढ़ते थे, और एलिट थे। तो एलिट वो मिशनरी जो थे वही उसको रिकमेंड करते हैं। वहाँ पर प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज में इकोनॉमिक्स प्रोफेसर थे, कॉमर्स का प्रोफेसर थे, तो बोलते हैं क्योंकि जो वहाँ के कॉलेज के अथॉरिटी थे वो समझते हैं कि ये क्यों एक कलर्ड आदमी को यहाँ पर भेजा जा रहा है। तो एजी फ्लेचर, वही एजी फ्लेचर जो एंड्रू फ्लेचर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था बंगाल थे, उसी के बेटे थे, वही एजी फ्लेचर, वही एंड्रू फ्लेचर के पिताजी जो है, सॉरी एजी फ्लेचर के पिताजी एंड्रू फ्लेचर के नाम से हम लोग इतिहास में जानते थे। वो यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, CNT एक्ट में भी उनका कुछ कॉल था। तो जयपाल सिंह को थोड़ा सा
कि ये लोग ऐसे होते हैं, किस बैकग्राउंड से जानता था। तो उसका बेटा जो है उनको रिकमेंड करने में लिखता है कि इसके जैसा टैलेंटेड प्रोफेसर आपको नहीं मिलेगा, अच्छी मोटा कॉलेज में वो रिकमेंड किया जाता है। देखिए, एलीट कैरियर, एलीट लाइफ स्टाइल उसमें खोए हुए हैं, लेकिन आप समझते हैं इनका आदिवासी पना बिल्कुल खत्म हो गया था, ऐसा नहीं था। ठूठ में उनका आदिवासी वो पना था। वो जब शादी किया, जैसे वो कलकत्ता के क्लब वगैरह में जो है नाचते गाते थे, सोशलाइजिंग करते थे, मुलाकात हुई वो WC बनर्जी की पोती तारा मजूमदार से। फिर जो है बोला जाता है इसको ट्रैक किया गया, इतना स्मार्ट थे, इतने टैलेंटेड थे, तो उनको बोलते हैं कि आई वाज ट्रैक्ड, खुद बोलते हैं। शादी होती जब होने लगी इस किस्म का लाइफ स्टाइल में, एक अपना मोटा ड्राइवर को देखते हैं, उनकी शादी जब हो गई है उनकी नजर मोटा ड्राइवर पर पड़ा, अपना ही मोटा ड्राइवर, सबसे ज्यादा वही खुश था। अपना मुंडा ड्राइवर को देख के खुश था। कई जगह उनको एक आदिवासी होने के नाते, इंडियन होने के नाते जो है डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना। कहा जाता है कि जो है 1928 ओलंपिक में भी, क्योंकि हॉकी अभी तो गांव वालों का खेल समझा जाता है, लेकिन उस समय बहुत एलीट गेम समझा जाता था, बड़े लोगों को कुछ वर्ग का गेम समझा जाता था। तो हॉकी में एंग्लो इंडियन का बोलबाला बहुत जाता था, मेरे ख्याल से आधा दर्जन करीब जो वही लोग थे इंडिया का टीम में। तो कहा जाता है कि वो अपने को बहुत श्रेष्ठ समझते थे, तो उनका दबदबा बनाने का तरीका था, जापान से किसी से दबने वाले नहीं थे। मैंने क्या था, जाओ खेलो तो, इसीलिए वो फाइनल में नहीं खेले थे। यहाँ पर रायपुर कॉलेज, राजकुमार कॉलेज रायपुर में उनकी पोस्टिंग थी। प्रिंसिपल बनने के लिए आए थे, बहुत बड़ा पोस्ट था उस समय। राजकुमार जितने भी प्रिंसली स्टेट से जो है बच्चे थे, उनको पढ़ाने के लिए स्कूल खास खोला गया था। 2-4 स्कूल तो म्योर कॉलेज जो है अजमेर का है, उसकी संख्या कुछ कॉलेजेस इंडिया में, इवन बल्कि हम लोग कराची में भी जब रांची जिला कॉलेज ने अलग सा हॉस्टल बनाया था, वहाँ राजा और जमींदारों के बच्चे कुछ उसी तर्ज पर आके पढ़ते थे, उनके अलग हॉस्टल था, अलग फैसिलिटीज था। तो उस कॉलेज के वो प्रिंसिपल बनने के लिए आए थे, लेकिन जहां भी जाते तो बहुत पॉपुलर हो जाते थे। कलकत्ता का वही केस था, जिससे वजह से खैर उनको एक वाइफ मिली, लेकिन पॉपुलैरिटी जो है यहाँ पर राजकुमार में भी जो है उनकी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी, उनके लिए नया रास्ता दिखाता था, तो बहुत बार जो है उनका रास्ता भी बंद करता था। पॉपुलैरिटी की वजह से उनको जो है लोग जो है साजिश करते थे भगाने के लिए। बीकानेर में भी वही बात, बीकानेर में KM पेनिकर उनके ऑक्सफोर्ड के कंटेम्पररी थे, उनकी साजिश थी। बीकानेर में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब उनको वहां से भागना पड़ा था, उसके बाद इधर आए थे। तो जहां भी जाते थे वो पॉपुलर थे, टैलेंट दिखाते। तो ये उनका ये रहा, लेकिन इस किस्म का रायपुर का जो डिस्क्रिमिनेशन, जो बीकानेर में जिस किस्म का डिस्क्रिमिनेशन, इनकी एक खासियत थी, एक जॉब खत्म हो गया तुरंत, अपने इनका इतना कनेक्शन था, तुरंत उसकी जॉब बड़ा इजीली मैनेज कर लेते थे। बीकानेर में जब खत्म हुआ तो जो है कश्मीर का राजा, जिसका बेटा भी है, क्या नाम है, कश्मीर क्या नाम, करण सिंह राजकुमार था उस समय, उसको पढ़ाने के लिए जो है स्पेशल ट्यूटर बन के जाने वाले थे, लेकिन इधर फिर बाद में लगा कि नहीं, अपना लौटना चाहिए, क्योंकि CF एंड्रू से उनका कनेक्शन था। CF एंड्रू कनेक्शन जो है कांग्रेस कनेक्शन होता है फैमिली से,
तो उनको हिंट हुआ कि आप जो है इतने बड़े बड़े पौधे में रहे हैं, इतना बड़ा शिक्षा और इतना बड़ा बड़ी जगह है समाज में, क्यों आप अपने लोगों के बारे में ये करते हैं। आते हैं वो 1938 में, बल्कि उसके पहले बिहार कांग्रेस से सबको सब जानते थे। बिहार में अर्थक्वेक हुआ था उस समय, उन्होंने वहाँ चंदा जमा किया था बिहार अर्थक्वेक रिलीफ के लिए, तो उनका बराबर कनेक्शन। जब गांधी का प्रोग्राम शुरू हुआ तो सबसे पहले याद करते हैं वो हमारे आदिवासी कि ये जो है, उनको पता चला था कि जो गांधी का जो है पूना पैक्ट के बाद में जो है वो एक बड़ा दलित का प्रोग्राम शुरू हुआ। तो ये बात से बोलते हैं कि हमारा आदिवासी का क्या होगा, आदिवासी तो आगे उसका हॉन्ट करता है। तो ये सब उनके दिमाग में भरा हुआ था। तो जब उनको किन्हीं सजेस्ट किया आपके लोग वहाँ ऐसे हैं, आप जाके काम कीजिए CF एंट्री जैसे लोग, तो वो और यहाँ वो पॉलिटिशियन बनने के लिए नहीं आए थे, एक ब्यूरोक्रेट के तौर पर समाज की सेवा के लिए आए थे। क्योंकि आप समझिए पॉलिटिशियन तो उस समय के पॉलिटिशियन जो है सेवा काज से एक रकम से इंस्पायर्ड थे। पैसा नहीं होता था बहुत सारे नेताओं के पास उस समय। वो बड़े बड़े नेता थे जो ठीक है, वो लॉयर वगैरह थे, उनके पास पैसा होता, लेकिन बहुत नेता गरीब थे। तो उसको पैसा जो है लाइफ स्टाइल उनका एलीट का था, तो कैसा ये मैनेज, इसलिए वो नौकरी में ही रहना चाहते थे, उसी के लिए। जब अब यहाँ बिहार कांग्रेस में आके वो दरवाजा पर बताते हैं, CF एंट्री की रिकमेंडेशन लेके आते हैं, लेकिन जो है बिहार कांग्रेस वाले डर जाते हैं उनको और बोलते हैं कि नहीं, हमारे पास मना नहीं करते हैं डायरेक्टली, लेकिन हम जो है ये अभी हमारे पास ऐसा कोई उपाय नहीं हो सकता है, हम कंसीडर कर रहे हैं। तो टाल मटोल करके उसको ऐसा बताया। तो उनका कनेक्शन जो है, जैसा मैंने बताया, बहुत सारे थे। यहाँ पर जो गवर्नर थे MG हैलेट, बिहार के गवर्नर, उनसे उनकी दोस्ती थी ऑक्सफोर्ड से। रशियल जो चीफ सेक्रेटरी थे, उनसे उनकी दोस्ती थी। उनसे जब मिला तो उन्होंने कहा कि व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, आदिवासी मूवमेंट शुरू हुआ, उसको जाकर लीड कीजिए आप। तो वो आते हैं एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर उनको रिसीव किया जाता है बिशप के जरिए। बिशप बहुत बड़ा पोस्ट होता था, गवर्नमेंट वाले बहुत रिगार्ड देते थे, कलकत्ता हो या तो यहाँ हो। तो बिशप ने उनको रिसीव किया और अपनी कार से फिर अपने गांव भी गए। पहली बार तखरा गांव में जो है वो कार पहुंची। तो उसके नेक्स्ट डे लोग जाते हैं सेंट पॉल्स। किसी को भी इच्छा होती कि जिस स्कूल में हम पढ़े थे वहाँ जाएं। क्या हुआ, बहुत कुछ आप लोग जानते होंगे, कई लोग जानते होंगे। वहाँ का जो प्रिंसिपल थे वो बोलते हैं कि आप कौन है, क्यों आए, कुछ नौकरी चाहिए क्यों। उस लहजे में उससे बात करने लगे। बड़ा दुखी होके जब वापस लौटे घर, लॉज में भी सब लॉज में रुके हुए थे। तो बिशप से अपना दुखड़ा बताया। बिशप ने उस प्रिंसिपल को खूब काटा। नेक्स्ट डे सेंट मैग्रेट स्कूल में जो है उनको इन्विटेशन हुआ। बोलने की कला उनकी बहुत अच्छी थी। जब उन्होंने बोला तो स्टूडेंट उनके पीछे भागने लगे। तो वो पूरा रिपोर्ट आया। उसके बाद एक उस समय के एक फादर ने मोल्डर हुआ करते थे, वो हाई प्रोफाइल बेल्जियन जैसे थे। वो उन्होंने शुरू किया था सेंट जोसेफ क्लब अभी है, एक चर्चा, एक डिबेट जहाँ पर होता रहा कोई सामाजिक मुद्दों पर, उसके लिए शुरू किया था।
फॉरम शुरू किया था और वही बाद में सेंट जोसेफ वाले क्लब के रूप में। तो वो सोशली बहुत एक्टिव थे, उन्होंने उनको सेंट जॉन स्कूल में बुलाया और उन्होंने ही लिंक कराया आदिवासी समाज में। तब तक आदिवासी समाज आदिवासी सभा बन चुका था 1938 में। ये आदिवासी सभा जो है जयपाल से इसको जो है इसमें आदिवासी महासभा कहेंगे हम लोग इंग्लिश जिसमें। तो ये आदिवासी सभा का अपना इतिहास है, थोड़ा सा हम इसका झलक लेंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है जयपाल सिंह को समझने की। आदिवासी जागरूकता और छोटनागपुर में मतलब रांची में हम लोग बैठे हुए हैं, ये जागरूकता अपने में आदिवासी समाज इस देश में अगर कोई जागरूकता एक जो है आदिवासियों का एक अपना मंथन जो है अपने ऊपर जो है वो यहाँ ही इतना जोर देखने को मैं दूसरी जगह रहा होगा लेकिन दबा हुआ है जिसको हम नहीं जानते, लेकिन यहाँ पर अच्छी जगह है जाना जाए। बिरसा मुंडा की लड़ाई खत्म होगी, बिरसा मुंडा की चलो लड़ाई खत्म हुई तब अंग्रेजों ने कहा कि ये सिलसिला जो है यहाँ पर विद्रोह का आदिवासियों को ये उपद्रव ये खत्म होना चाहिए। तो उन्होंने फिर जो है जो बेरोजगारी की समस्या थी इनको कुछ जो है खत्म करके और यथास्थिति जमीन की क्या स्थिति किसके पास क्या जमीन है उसका ऑनरशिप देके एंटाइटलमेंट देके सोल्व कर दिया जाए, जिससे लड़ाई झगड़ा बात सर्वे एंड सेटलमेंट जिसको अंग्रेज बोलते थे कि बड़ा थोरो काम कर रहे हैं, थोरो सर्वे एंड सेटलमेंट की बात करते हैं। तो ये करके हम सेटल करते। ये बेसिकली बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे अंग्रेज, उनको कोई सोल्यूशन नहीं देना था लेकिन जो है स्थिति को संभालना था। तो उन्होंने सर्वे सेटलमेंट किया और बेरोजगारी से लेकर सब समस्याओं को निदान। अच्छा मुझे बताइएगा क्योंकि एक बार इंजन गर्म होने के बाद में थोड़ा सा तो आप मुझे बताइएगा समय होने पर मैं स्टॉप कर फिर चूँकि अच्छा भी शायद आप लोग चाहेंगे। हाँ तो वो सेटलमेंट हुआ। शुरू में जो है एक छोटनागपुर टेनेंसी एक्ट का पहला रूप आया क्योंकि आदिवासियों का जमीन का जो ओनरशिप था भूमिहारी खुदकटी सिस्टम ये अपने में यूनिक था। ये आदिवासी कैसे जमीन का मालिक, जमीन का मालिक तो जमींदार होता है, यूरोप हो या इंडिया हो जमींदार होता है, उसको जो जमींदार ने जो है राइट दे दिया है खेती बाड़ी करने का, प्रोप्राइटरी राइट दे दिया है। अंग्रेज आए थे वही हमारे मिशनरी और जो भी जर्मन मिशनरीज ये जो ब्रिटिश मिशनरी उनका भी है तो उनकी समझदारी के परे तक कोई मिशनरी समझते थे क्योंकि वो बहुत करीब से आदिवासियों को देखते थे। तो नहीं समझते थे आदिवासियों की जटिल जमीन की समस्या को। इसीलिए ये जो है एंड्रू फ्रेजर जिसका जो मैं जिक्र कर रहा था उसने कहा कि एक जो है ये होकमन के को उन्होंने बहुत बड़ा अथॉरिटी हो गया था तब तक होकमन, क्योंकि लीबन्स ने होकमन को खास हिदायत दी थी कि गवर्नमेंट से तकरार मत करना, हम तो विक्टिम हो गए लेकिन आप मत कीजिए, वो हिदायत दिया था लीबन्स ने। तो लीबन्स का यह खासियत ये होकमन की एक खासियत थी गवर्नमेंट के साथ रहते वो आदिवासी समस्या का निदान चाहते और जानकार बहुत थे। एक जर्मन थोरोनेस आप जानते हैं जितने बड़े बड़े फिलोसोफर जब वो लग जाते हैं कोई चीज में तो इसीलिए 16 वॉल्यूम जो है हमारे पास वो मुंडा उनके ऊपर विश्व के कोई भी लाइब्रेरी में जाएंगे उसको ज्ञान का भंडार माना जाता है। तो एजी फ्रेजर ने होकमन और जो सर्वे सेटलमेंट का जो थे ऑफिसर लिस्ट उसको मिलके एक नोट बनाने को 1903 में वो एक्ट वो एक नोट बना था, वो उस एक्ट के साथ में संलग्न था। अब ये जो है रखा गया है।
वो उसका कॉपी अभी भी मिलता है कहीं कि उसको देखिएगा, उसमें एक नोट है कि जो ये बाबू, सरकारी बाबू ये समझ नहीं पाएंगे, इसलिए उसको जानने के लिए ये नोट जो है पढ़ना जरूरी है, इसलिए एक्ट के साथ में। तो 1900 में उसी को बाद में सर्विस सेटलमेंट जैसा प्रोग्रेस हुआ, तो वो फिर छोटानागपुर टेनेंसी का बृहद रूप आया। एक चीज मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जमीन का मुद्दा आदिवासियों के मन में ऐसा लगा कि खत्म हो गया, जमीन का मामला सेटल हो गया। हालांकि ये इल्यूजन था, ये कोई सेटल नहीं हुआ था, प्रॉब्लम वही बना हुआ था। लेकिन जो आदिवासी के दिमाग में ये आ गया कि जमीन का मामला सेटल हो गया, वैसे ही बहुत सारी अच्छी जमीन तो निकल चुके थे हाथ से। आदिवासियों के दिमाग में एक चीज है कि अब जो है हमें जीने का नया जरिया तलाश करने की जरूरत है, खेती बाड़ी से नहीं चलेगा काम। इसी समय बिहारी बंगाली कंट्रोवर्सी था, लड़ाई थी, और लड़ाई का एक एरिया था जो शिक्षा आधारित नौकरियां। तो देखिए कि बाहर के लोग आके उसके लिए लड़ रहे हैं, और जो उसी के आधार पर अच्छा से सुख चैन से रह रहे हैं, हम भी क्यों नहीं करेंगे। तो इसीलिए मिशनरीज पर प्रेशर हुआ कि जो मिडिल स्कूल के होते 19वीं शताब्दी के अंत तक सेंट पॉल, गोस्वेल स्कूल और सेंट जॉन्स के मिडिल लेवल थे, तो आदिवासियों का प्रेशर बना के हमें भी शिक्षा दीजिए, हायर एजुकेशन के नाम पर उस समय मैट्रिकुलेशन वही बहुत। उसी दिन 1879 में जो है 97 में जो है सेंट पॉल्स ये हुआ, कि उसके थोड़ा पहले, उसके बाद जो है कुछ 2-4 साल बाद में सेंट जॉन्स कुछ सालों। तो ये आदिवासियों का प्रेशर से ये मिशनरियों को जो है स्कूल एजुकेशन छोड़ना पड़ा, और आदिवासी कॉलेज की भी मांग करने लगे। कॉलेज का एजुकेशन जो है 1944 में ही सेंट जेवियर्स आया, मिशनरियों को कोई ज्यादा मतलब था, लेकिन वही सेंट जेवियर्स 1862 से जो है कलकत्ता में चल रहा, तो उसी के पैटर्न में ये बना था सेंट जेवियर्स कॉलेज, कभी नहीं बना। 1890 से जीएल मिशनरीज बोलते थे कि जो है हम कॉलेज की बात, वो भी कॉलेज की बात करते थे, लेकिन कॉलेज कभी नहीं आया। और 1899 में जो है सेंट कॉलम्बस स्कूल कॉलेज खुला था, लेकिन वो कॉलेज जो भी शिक्षा का थोड़ा इतिहास जानने के आप वो ये जाने कि सबसे निचला स्तर का कॉलेज था, ड्रॉप आउट फेलियर्स हो जाके वहाँ एडमिशन लेते। अच्छा, उस समय लड़ाई इंटर डोमिनेशन हो, एक दूसरे मिशन के बीच में लड़ाई हो जाता था। ये उल्टा मिशन का स्कूल कॉलेज में हम जाएंगे, ये जो है ये बहुत ज्यादा दिमाग में बैठी हुई थी, इसलिए प्रोटेस्टेंट करने में कैथलिक नहीं जा सकते थे। इवन गोस्वेल जर्मन मिशनरीज, जर्मन गोस्वेल स्कूल के बच्चे वहां नहीं जाना चाहते थे, वो जाना चाहते थे राबिन शाह, कलकत्ता, पटना, लेकिन जो है यहाँ तो मांग यहाँ पर कॉलेज का उस समय से हुआ, जो कि 1949 में ही पहला रांची कॉलेज आया। इतना लंबा इतिहास से ये किस किस्म का वो आंतरिक उपनिवेशवाद यहाँ काम किया, ये दिखाता है। जो भी मेरा बात यही था कि नया सोच आया, नया सोच आया, और इसी लगभग आप देखिएगा पीओ बॉडी संथालों पर लिखते हैं, होपमन पहला लिखना शुरू करते हैं 19वीं शताब्दी, ओपनिंग डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी लिखना शुरू करते हैं। इसी लगभग जो है 1912 में जो है आपका एससी वो लिखना शुरू करते हैं आदिवासियों के ऊपर। आदिवासियों के लिए एक जो है एक कुछ ग्रेजुएट भी आ जाते हैं आदिवासियों की, इसी लगभग पहले ग्रेजुएट 1900, जैसा मुझे ही मिला कि 1920 तक कोई 5 ग्रेजुएट थे, लेकिन मैट्रिक भी जो है अपने को ग्रेजुएट जैसे ही समझते थे। इन्होंने मिलकर मंथन शुरू की, एक नया सोच, आदिवासी समस्या तो बनी हुई है। छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट आया, उसी समय जो है असम में कितना माइग्रेशन हुआ, डिस्प्लेसमेंट और माइग्रेशन वो चलता था, प्रॉब्लम आदिवासी का समस्या का निदान नहीं हुआ। अच्छा, आदिवासी
अपना आंदोलन भी जो है खत्म नहीं किया। आपको पता होगा 10 साल बाद में जो 10 साल के उसके कुछ साल बाद ही में जो है टाना भगत मूवमेंट शुरू होता है 1940 से। तो आदिवासी एक मंथन शुरू कर दे, जो पढ़े लिखे आदिवासी ग्रेजुएट्स खास और छोटा मदती समाज आता है, ये एससी वो खास रूप से जुड़े हुए थे। जो है लकड़ा जो है वो पहला ग्रेजुएट, पहला विदेश जाने वाले, अमेरिका जाने वाले थे, इसलिए ये आदिवासी थे। सेंट पॉल्स में पढ़ने के बाद में वो चले गए थे। तो ये उन्नति समाज, छोटनागपुर उन्नति समाज 1915 लगभग से ही शुरू हो गया था सुबुगाट, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन के रूप में 1920। ये 1928 में जो साइमन कमीशन, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन जब आता है, उसमें एक आवेदन उन्होंने, हम अलग विशिष्ट जाति के लोग अपना इतिहास खोजते हैं। इंटरेस्टिंग, हम जरासंध के संतान, अपना इतिहास खोजते हैं, जरासंध से जोड़ते हैं, अपने को अलग दिखाने के हम उस हिंदू समाज के में है कि ना कि क्रिश्चियन समाज से है किसी। ओके, तो ये इस परिस्थिति में आके इसी बीच में जब कांग्रेस का यहाँ पर शुरू होता है, आदिवासी अपने ढंग से आदिवासियों के बारे में, अपने बारे में सोचते हैं, हम अलग हैं, हम लोगों को अलग अपना एक अस्तित्व का अधिकार है, हम एक अपने ढंग से जो है ये अपनी जगह में रहना चाहते हैं। स्वायत्तता, अलगाववादी नहीं, स्वायत्तता की बात कर रहे हैं। और इसी समय ये जो कांग्रेस आता है, कांग्रेस में एक खासियत है कि उसमें जो है जमींदारी मानसिकता जो है घुस जाती है। वो बोलते हैं कि आदिवासी समाज में तो कुछ समस्या नहीं है, ये केवल एक पढ़े लिखे लोग और ये जो बिरसा के जो है अनुयायी लोग हैं, ये लोगों को ये एक प्रॉब्लम है, ये लोग प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मिशनरी बहुत बड़ा गलत काम कर रहे हैं कि ये जो इस इतिहास है, आदिवासियों का कोई इतिहास ही वैसा नहीं है, गलत इतिहास बना के जो है ये पेश कर रहे हैं, आदिवासी को गुमराह कर रहे हैं, अलगाववादी बना रहे हैं। तो इस किस्म का आदिवासियों को देखने का नजरिया, इस समय जो भी थोड़ा एंथ्रोपोलॉजी वगैरह हिस्ट्री वगैरह जानते हो, आदिवासियों को ब्रिटिश राइटर्स, ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने क्या दिखाया? प्रिमिटिव। 1931 का सेंसस देखिए, साइमन कमीशन रिपोर्ट देखिए, कोई जो ब्रिटिश अथॉरिटीज है उनका जो है ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, आपको देखिए आदिवासियों का एक जो है चित्रण करना आपको वही मिलेगा। वो जानवर के नजदीक है, इनकी वास्तविकता जो है उनके मन में, सोच में, बिहेवियर में वो देखने को मिलेगा। वही इधर राष्ट्र नेशनलिस्ट, हमारी हिंदी थोड़ी सी जाती छूट जाती है, नेशनलिस्ट उनका सोच भी कुछ ऐसा ही था। इसीलिए आदिवासियों को क्या बोलने लगे? आदिम जाति, आदमखोर जैसा आदिम जाति। अभी भी कुछ कुछ नाम इस देश में पड़े हुए, आदिम जाति सेवा मंडल, तो ठक्कर बाबा ने आदिम जाति सेवा मंडल, भीम सेवा मंडल, किसी आदिम जाति, दोनों का करीब करीब एक ही मीनिंग सोच। आदिवासी एक इस देश में, इसकी बात हम लोग नहीं करते कि इस देश का अपना रेसिजन जो था उसको हम बात नहीं करते। आदिवासी को जो है जिस किस्म का देखा जाता है, दस्यु दासा और क्या क्या जो है बोला जाता है, बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे, रामायण और से उदाहरण मिलेंगे। जो अच्छा थोड़ा उनका साथ दे दिया वो तो नोबल साइंटिस्ट बन गया, वो तो बहुत ही सभ्य हो गया, हनुमान बन गया। जो है उनका विरोध करने लगा, दुष्ट हो गया, दैत्य हो गया। इस किस्म का चित्रण आपको और जहां तक वेस्ट की बात है, अंग्रेजों की बात है, हाँ वही जो है डार्विन का वो जो सीढ़ी नुमा सभ्यता जो है, उसमें पेंटी ने जो आदिवासी जो जानवर से निकल के अभी तक यहाँ पहुंची,
बहुत वर्ष लगेगा उनको वहाँ तक हम तक पहुँचेंगे। हमारा ऑपोजिट है वो, विपरीत है वो। तो दोनों राष्ट्रीय ये नेशनलिस्ट हो या तो कॉलोनिस्ट, दोनों की मानसिकता ही एजेंडा क्या है? अंग्रेजों का कहना था कि नहीं, इनको आइसोलेट करके रखिए, उनको अपने ढंग से वो कर लीजिए। इसी समय आपका जो है आप बेनिंग वगैरह उसी दर्जे में लिखते थे कि इनको आइसोलेट करके रखिए, तो समय दीजिए अपना डेवलप करने का। आप शोषण करने मत चाहिए, उनको दबाने मत चाहिए, उनको अलग रखिए, उनको प्रोटेक्ट कीजिए। प्रोटेक्शन की बात करते हैं। इधर नेशनलिस्ट बोलते हैं नहीं नहीं, इनको जो है ये लोग अपने से तो कुछ कर नहीं सकते, अटके हुए हैं सभ्यता के रास्ते। हमको हस्तक्षेप करके उनको जो है सिखाना होगा और उन्नत बनाना होगा। तो इस किस्म का मानसिकता उस परिवेश में जो पास से आते हैं, क्या क्या हुआ आदिवासी महासभा में जो है, कैसा उनको वेलकम हुआ, वो सब चीजें आपको कहीं देखने को मिल जाएगी। लेकिन मैं खास ये करना चाहता हूँ, वही 1928 का डॉक्यूमेंट जो है, जो प्रतिवेदन दिया हुआ था उसको साइमन कमीशन, उस पर आधार करके 1939 का उनका आदिवासी महासभा इतना बड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में आदिवासी प्रोफेशनल्स का प्रोसीडिंग्स कई जगह मिलते हैं, उसको पढ़िए तो पता चलेगा कितना ऑर्गेनाइज था, कितनी बड़ी भीड़ थी, कितना जोश से आदिवासी यहाँ जमा हुए थे। उनका कहना है हम अपने ढंग से सोचते हैं, हम एम्पावर्ड। आदिवासी जयपाल सिंह जोर देते हैं कि आदिवासी को एम्पावर करने का, उसके लिए वो सब किस्म को उपाय सुझाते हैं अपने भाषण में। मैं अंत करूंगा, इसके पहले जो है एक हिस्सा करना चाहूँगा। 1946-49 कंस्टिट्यूएंट असेंबली, हाँ उसके पहले एक आदिवासियों को देखने का जरिए इस देश में बताया मैंने। तो उसके तहत अगर कोई लीडर आ रहा हो आदिवासी में, उनके अंदर से उभर के, उसको बोलते कि आदिवासी है ये भी, क्वेश्चन मार्क है। जयपाल सिंह के बारे में नो ही कांट बी आदिवासी। साफ साफ कांग्रेस वाले ठक्कर बापा से लेके बिहार कांग्रेस लीडर्स उसको बोलते नो, आदिवासी नहीं हो सकता। देवेंद्रनाथ सामंत या आपका चबासर वाले, उनके बारे में ही होगा। कलकत्ता से MA PM थे वो, अपने समय में बहुत बड़े लिखे थे। उनके बारे में साफ साफ लिखा हुआ है कि वो भी आदिवासी थे, जबकि वो थे। तो ये था आदिवासी को जो डिफाइन करने का एक जरिया होता है कि वो जो ही कम कपड़े पहने हो, थोड़ा सा गरीब से दिखे। खैर, लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि आज जयपाल सिंह का जो है, जिस किस्म का उनको उपहास हुआ है, कंस्टिट्यूएंट असेंबली का प्रोसीडिंग्स पढ़िए, शुरू से अंत तक कभी भी जयपाल सिंह को के बारे में अच्छी बात नहीं बोली। कोई नेता नहीं होगा कंस्टिट्यूएंट असेंबली जिसके ऊपर इतना उपहास किया गया। और जयपाल सिंह लिखते हैं, उनका अपना कनेक्शन को यूज करके, अपना जो उसको यूज करके वो फिफ्थ शेड्यूल खास उसको वर्कआउट किया था जरूर। तो मैं क्वेश्चन पोज करना चाहूंगा, क्या वो सच में डिफिकल्ट थे? जिस किस्म का आदिवासी शब्द जो चाहते थे वो मना कर दिया गया, शेड्यूल ट्राइब कर दिया, जनजाति कर दिया। जना जैसे हम लोग जानते हैं, इतिहास में जानते हैं, जना ये न्यूट्रल टर्म है, कोई आदिवासी के लिए खास नहीं था, लेकिन उस टर्म को जो है यहाँ पर ठूसा गया। तो ये उसकी कई सारी चीजें कि आदिवासी एरिया में कोई जमीन नहीं खरीद सकता है, ये कुछ 2-3 चीजें थी, उसको नहीं माना गया, ओवर रूल किया गया। और बहुत सारे उपहास मनाया गया कि मुंशी से लेके बड़े बड़े विद्वान जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के थे, उन्होंने जो है इस किस्म को सलूट किया। लेकिन एक चीज, ये
जयपाल सिंह आदिवासी जीनियस की बात है। आदिवासियों में अपना गुण है, आदिवासी संस्कृति के अपने गुण हैं, जिसके आधार पर जो है डेवलपमेंट का रास्ता खोजा जा सकता है। और नेहरू पहला जो कॉन्फ्रेंस हुआ था आदिवासियों के ऊपर में, भारतीय आदिम जाति सेवा मंडल ठक्कर जो गांधी के सहयोगी थे, उनका ये ऑर्गेनाइजेशन था 1948 में। उसके बाद उसका पहला कॉन्फ्रेंस नेहरू ऑर्गेनाइज कर रहे थे, उसमें यही शब्द यूज करते ट्राइबल चीफ्स। और बाद में जो है, अगर जो भी हम लोग पंसील की बात करते हैं, पंसील जिसको शायद आप लोग सुने होंगे, 1957 में जो नेफा करके किताब जो है वेरिएबल, तो उसका इंट्रोडक्शन में लिखते हैं कि 5 सूत्री कार्यक्रम जो है आदिवासियों का डेवलपमेंट के लिए, उसमें वही ट्राइबल जीनियस की बात करते हैं। आदिवासी का डेवलपमेंट के लिए बाहर के लोग ने साथ दें, लेकिन जो है इनको जो है खास आधार बनाया जाए और आदिवासी कल्चरल एलिमेंट्स उसको यूज करके जो है आदिवासी का डेवलपमेंट का रास्ता खोजा जाए। तो मेरा अपना मानना है, जरूर कुछ माने में आदिवासी जयपाल सिंह फेलियर होते हैं, लेकिन कुछ बातें जिसको हम लोग सीख के, चूंकि नेहरू के मुंह में शब्द डालना, ट्राइबल जीनियस की बात, नो वायलेंस। जब हम आदिवासियों के लिए लड़ने की बात करते हैं, उनके अधिकारों की रक्षा की बात करते हैं, जयपाल सिंह को हमको याद करना चाहिए। ये सब बातों को याद करते हुए शायद हम अच्छे आदिवासी समाज के निर्माण की ओर बढ़ सकते हैं। Thank you very much. And sorry, I exceeded, but sorry, thank you for your patience.